Assalamualaikum. Today we will discuss the lecture number 12 of the current lecture series Fuel Chemistry. In this particular lecture we will discuss the cracking and deforming of petroleum. तो सबसे पहले हम बात करना है जनरली कि किसी भी चीज़ का जब हम बॉइलिंग पॉइंट को इंक्रीज करते हैं तो उसकी जो सब्सटेंस की क्वांटिटी होती है वो भी मैक्सिमम हो जाती है, और जब बॉइलिंग पॉइंट को मिनिमम करते हैं तो क्वांटिटी भी मिनिमम हो जाती है। इट मीन्स कि जो बॉइलिंग पॉइंट है उसका क्वांटिटी ऑफ द सब्सटेंस के साथ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। मीन्स कि अगर हम बॉइलिंग पॉइंट को बढ़ाएंगे तो जो क्वांटिटी ऑफ द सब्सटेंस होगी वो भी इंक्रीज हो जाएगी। ठीक है, तो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। उसके बाद बट देयर इज स्मॉल नीड ऑफ दैट सब्सटेंस। अब अगर हम किसी चीज़ का बॉइलिंग पॉइंट बढ़ाते हैं तो जो क्वांटिटी ऑफ द सब्सटेंस है वो भी मैक्सिमम हो जाती है, लेकिन बाज़ औक़ात ऐसा होता है कि हमें जो क्वांटिटी ऑफ द सब्सटेंस चाहिए होती है वो बहुत स्मॉल नीड चाहिए होती है उसकी। ठीक है, तो फिर हम क्या करते होते हैं कि जो लार्ज मैक्सिमम अमाउंट में होती है क्वांटिटी, उसको हम क्रैक करते होते हैं, उसको हम कन्वर्ट करते होते हैं स्मॉल प्रोडक्ट्स के अंदर। ठीक है, तो बिकॉज इन हाई बॉइलिंग पॉइंट सब्सटेंसेस हाई इन अमाउंट बट नीड इज स्मॉल। तो हाई बॉइलिंग पॉइंट के केस में क्या होता है कि जो सब्सटेंस की अमाउंट होती है वो बहुत ज़्यादा होती है, लेकिन हमें जो ज़रूरत होती है वो बहुत स्मॉल होती है, तो इसलिए हम क्या करते होते हैं उसको कन्वर्ट करते होते हैं स्मॉल बॉइलिंग पॉइंट प्रोडक्ट्स के अंदर। ठीक है, इसको हम जनरली क्रैकिंग कहते होते हैं। आगे हम अगर रिफॉर्मिंग की बात करें तो रिफॉर्मिंग में हम क्या करते होते हैं, जो स्ट्रेट चेन का हाइड्रोकार्बन आती है उनको कन्वर्ट करते होते हैं ब्रांच चेन हाइड्रोकार्बन के अंदर। ठीक है, इसको रिफॉर्मिंग कहते होते हैं कि जो हमारे पास स्ट्रेट चेन हाइड्रोकार्बन होते हैं उसको कन्वर्ट करते होते हैं ब्रांच चेन हाइड्रोकार्बन के अंदर। दिस इज कॉल्ड रिफॉर्मिंग। क्रैकिंग, जैसा कि अगर ऊपर हमने देखा कि क्रैकिंग के अंदर बेसिकली क्या होता है, ब्रेकडाउन होती है या डीजनरेशन होती है। जो हायर मॉलिक्यूलर वेट के हाइड्रोकार्बन होते हैं उनको हम कन्वर्ट करते होते हैं लोअर मॉलिक्यूलर वेट के हाइड्रोकार्बन के अंदर। इट इज कॉल्ड क्रैकिंग। जिस तरह ये पहला कंपाउंड है हमारे पास C10H22 डिकेन है, इसको हमने कन्वर्ट कर दिया है पेंटेन के अंदर C5H12 एंड C5H10 पेंटीन के अंदर। इसी तरह नीचे हमारे पास है C14H30 यानी कि हमारे पास टेट्राडिकेन है, इसको हमने कन्वर्ट कर दिया है C7H16 यानी कि हेप्टेन के अंदर, और C7H14 यानी कि हेप्टीन के अंदर। नीचे अगर हम डायग्राम में देखें तो ये हमारे पास क्या है, लॉन्गर हाइड्रोकार्बन है। ठीक है, इसको हमने फिर आगे टू पार्ट्स में, इसको छोटे छोटे दो, इसको क्रैक करके इसको हमने स्मॉल पार्ट्स में डिवाइड कर दिया, लोअर मॉलिक्यूलर वेट हाइड्रोकार्बन में कन्वर्ट कर दिया। सो दिस इज प्रोसेस इज कॉल्ड क्रैकिंग, जिसमें हम हायर जो मॉलिक्यूलर वेट हाइड्रोकार्बन होते हैं उनको हम कन्वर्ट करते होते हैं लोअर मॉलिक्यूलर वेट हाइड्रोकार्बन के अंदर। उसके बाद क्रैकिंग की अगर हम टाइप्स की बात करें तो देयर आर टू टाइप्स ऑफ क्रैकिंग, थर्मल क्रैकिंग एंड कैटालिटिक क्रैकिंग। तो पहले हम डिस्कस करते हैं थर्मल क्रैकिंग को। थर्मल क्रैकिंग के अंदर बेसिकली क्या होता है, लफ्ज़ थर्मल का मतलब पता है कि हम हीट प्रोवाइड करते होते हैं। थर्म का मतलब क्या होता है, हीट। तो इसका मतलब है यानी कि हम इसमें हम जो क्रैकिंग करेंगे, ब्रेक डाउन करेंगे हायर मॉलिक्यूलर वेट हाइड्रोकार्बन्स की स्मॉलर के अंदर, तो हम थ्रो हीट करेंगे। ठीक है, सो हायर मॉलिक्यूलर वेट हाइड्रोकार्बन्स आर कन्वर्टेड इनटू लाइटर वेट हाइड्रोकार्बन्स एट हाई टेम्परेचर। तो थर्मल क्रैकिंग के अंदर हमें हाई टेम्परेचर रिक्वायर्ड होता है मॉलिक्यूल्स को क्रैक करने के लिए। तो इसमें क्या होता है, अगर हम हैवी ऑयल को इफ हैवी ऑयल इज सब्जेक्टेड टू हाई टेम्परेचर एंड प्रेशर, अगर हम हैवी ऑयल पे हाई टेम्परेचर और प्रेशर अप्लाई करेंगे तो जो लार्जर हाइड्रोकार्बन होंगे वो कन्वर्ट हो जाएंगे स्मॉलर मॉलिक्यूल्स के अंदर। अब ये जो सी थर्मल क्रैकिंग है इसकी फर्दर टू टाइप्स होती हैं, एक होती है लिक्विड फेज थर्मल क्रैकिंग और दूसरी होती है वेपर फेज थर्मल क्रैकिंग। जो लिक्विड फेज थर्मल क्रैकिंग होती है इसमें हमारे पास जो डिकम्पोजिशन या क्रैकिंग होती है वो लिक्विड फेज के अंदर होती है, जबकि जो वेपर फेज थर्मल क्रैकिंग होती है इसके अंदर जो हमारे पास प्रोडक्ट बनती होती है वो वेपर्स की फॉर्म में होती है। तो दोनों की हम कंडीशंस देखते हैं। लिक्विड फेज के अंदर क्या होता है कि जो टेम्परेचर चाहिए होता है वो 475 टू 530 डिग्री सेल्सियस होता है, जबकि जो प्रेशर चाहिए होता है वो 15 टू 100 केजी पर सेंटीमीटर स्क्वायर प्रेशर चाहिए होता है, और इसकी हम फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन करवाते हैं और उसका जो ऑक्टेन नंबर होता है वो 70 होता है। इसके बाद वेपर फेज थर्मल क्रैकिंग की कंडीशंस की बात करें तो इसमें जो टेम्परेचर होता है वो ज़्यादा होता है क्योंकि हमने वेपर्स में कन्वर्ट करना होता है अपनी प्रोडक्ट को क्रैक करके। तो इसका जो टेम्परेचर होता है वो 600 टू 650 डिग्री सेल्सियस होता है, और हमारी जो प्रोडक्ट होगी वो वेपर फॉर्म में होगी, गैशियस फॉर्म में होगी। और इसके लिए जो प्रेशर है वो कम चाहिए होता है एज अकॉर्डिंग टू लिक्विड फेज थर्मल क्रैकिंग। तो इसमें जो प्रेशर होता है वो होता है 10 टू 20 केजी पर सेंटीमीटर स्क्वेयर, और इसमें फ्रैक्चर डिस्टिलेशन करते होते हैं, क्रैक करते होते हैं, और इसकी जो ऑक्टेन नंबर होता है दैट इज 80 टू 85। Next thing is how we can control that chain of carbon break from which point.
अब क्वेश्चन ये राइज होता है कि जब हमने हायर मॉलिक्यूलर वेट को लोअर के अंदर कन्वर्ट करना है तो हम किस तरह से इस चीज़ को कंट्रोल करेंगे, कि हमने चेन को किस कार्बन से तोड़ना है। लेट्स सपोज जिस तरह मैं कहता हूँ ये हमारे पास एक लंबी चेन है कार्बन की, ठीक है, ये एक लंबी चेन है कार्बन की। तो अब इस कार्बन के अंदर हम किस तरह से डिसाइड करेंगे, किस तरह से कंट्रोल करेंगे कि हमने कार्बन को किस जगह से तोड़ना है। लेट्स सपोज हम कार्बन को अगर लेट्स सपोज यहाँ पे ब्रेक करना चाहते हैं, ठीक है, अगर हम कार्बन को इस पॉइंट से ब्रेक करना चाहते हैं तो हम किस तरह से करेंगे, इस चीज़ को हम कंट्रोल किस तरह से करेंगे। तो बेसिकली इसमें हम क्या अप्लाई करते होते हैं, होमोजेनियस कटिंग पर अप्लाई करेंगे हम। और इसमें हम प्रिंसिपल अपनाएंगे बॉयल्स लॉ वाला। बॉयल्स लॉ में क्या था कि द वॉल्यूम ऑफ द गिवन मास ऑफ अ गैस इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द अप्लाइड प्रेशर। कि इसमें जो वॉल्यूम होता है वो उसका प्रेशर के साथ क्या होता है, इनवर्स रिलेशन होता है। अगर हम किसी भी चीज़ के वॉल्यूम को कंट्रोल कर लेंगे तो हम प्रेशर को ऑटोमेटिकली कंट्रोल कर लेंगे, ठीक है। और उसके थ्रू फिर हम क्या करेंगे, होमोजेनियस कटिंग करेंगे, और जो हमने चेन को ब्रेक डाउन करना है, उसकी क्रैकिंग करनी है, इसको हम कंट्रोल कर सकेंगे। जिस तरह नीचे अगर हम देखें तो हमारे पास कंपाउंड है CH3 CH2 CH2 CH2। तो अगर हम इसको क्रैक करवाएं इस पॉइंट से तो हमारे पास 2 इथीन के मॉलिक्यूल्स बनते होते हैं, ठीक है। नीचे अगर हम होमोजेनिटी की बात करें तो कि अगर हम 2 पार्ट्स में डिवाइड करना चाहते हैं या 3 पार्ट्स के अंदर, हमें जनरली पता है कि जो आइडियल वॉल्यूम होता है किसी भी गैस का वो होता है 22.414 डेसीमीटर क्यूब, ठीक है। तो अगर हम इसको 2 पार्ट्स में डिवाइड करना है तो हम इसको 2 के साथ मल्टीप्लाई कर देंगे, ठीक है, 2 पार्टीशंस करेंगे। और अगर हम 3 के साथ करना चाहते हैं तो हम इसको 3 के साथ मल्टीप्लाई कर देंगे, ठीक है। और हमारे पास जो रिलेशन होगा हम मेजर किस तरह से करेंगे वो हमारे पास यही बॉयल्स लॉ वाला होगा कि वॉल्यूम इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द प्रेशर। यानी कि अगर हम वॉल्यूम को इंक्रीज करेंगे तो प्रेशर क्या होगा, डिक्रीज, क्योंकि दोनों एक दूसरे के इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। तो वॉल्यूम को इंक्रीज करेंगे तो प्रेशर डिक्रीज करेगा। तो और जिस पॉइंट से हम मॉलिक्यूल को ब्रेक करना चाहते हैं तो वो स्टेबल होगा, क्योंकि अगर वॉल्यूम इंक्रीज हो रहा है तो प्रेशर डिक्रीज हो रहा है, तो जो ओवरऑल कंडीशंस होगी उस पर कोई भी फर्क नहीं पड़ेगा। सो इट कैन नेवर हार्म द कंटेनर। सो अगर हम प्रेशर पे कंट्रोल करेंगे, बाय कंट्रोलिंग द प्रेशर वी कैन कंट्रोल द ब्रेकिंग ऑफ द चेन फ्रॉम स्पेसिफिक पॉइंट। तो इस तरह से हम चेन को जो ब्रेक डाउन करनी है किस पॉइंट से करनी है, इस चीज़ को हम कंट्रोल कर सकते हैं। उसके बाद क्रैकिंग में है जी, वाई देयर इज नीड ऑफ क्रैकिंग, कि हमें क्रैकिंग की जरूरत क्यों पड़ती है। जैसा कि हम ऊपर डिस्कस कर चुके हैं कि जब हम किसी भी चीज़ का बॉइलिंग पॉइंट बढ़ाते हैं तो हमारे पास जो क्वांटिटी ऑफ सब्सटेंस होती है वो इंक्रीज हो जाती है, मैक्सिमम होती है। लेकिन हमें जो ज़रूरत होती है वो बहुत स्मॉल होती है, स्मॉल एनर्जी पार्टिकल्स की ज़रूरत होती है। तो फिर हम क्या करते होते हैं कि जो लार्जर वेट मॉलिक्यूलर मैस हाइड्रोकार्बन्स होते हैं, मॉलिक्यूलर वेट हाइड्रोकार्बन्स होते हैं, उनकी हम ब्रेक डाउन करते हैं और उनको स्मॉल पार्ट्स में डिवाइड कर देते होते हैं, जिनको फिर हम फर्दर यूज़ करते होते हैं। अच्छा जी, यहाँ पे जो थर्मल क्रैकिंग है, जो फर्स्ट टाइप थी क्रैकिंग की, वो फिनिश हो गई है। अब जो नेक्स्ट टाइप है, सेकंड टाइप है, दैट इज द कैटालिटिक क्रैकिंग। जो लफ्ज़ कैटालिटिक है ये कैटालिस्ट से निकला है, यानी कि ये इस तरह की क्रैकिंग है जिसमें हम कैटालिस्ट को यूज़ करेंगे। सो कैटालिस्ट आर यूज फॉर क्रैकिंग एंड रिफॉर्मिंग। तो कैटालिटिक क्रैकिंग के अंदर हम कैटालिस्ट को यूज़ करेंगे। और इसके अंदर कौन कौन से कैटालिस्ट यूज होते हैं, इसमें एल्यूमिनियम सिलिकेट्स या मेटल की ऑक्साइड्स यूज होती हैं। अब कौन सी मेटल की ऑक्साइड्स को हम यूज़ करते होते हैं क्रैकिंग के अंदर, कैल्शियम ऑक्साइड, मैग्नीशियम ऑक्साइड, फेरिक ऑक्साइड, क्रोमियम ऑक्साइड या सोडियम ऑक्साइड। इसके लिए हमारा जो टेम्परेचर होता है वो लो होता है। थर्मल क्रैकिंग के अंदर हमारे पास टेम्परेचर हाई होता था, जबकि जो कैटालिटिक क्रैकिंग है इसमें टेम्परेचर लो होता है, क्योंकि इसमें जो मेन रोल होता है वो कैटालिस्ट का होता है क्रैकिंग करवाना। तो इसमें जो टेम्परेचर होता है वो 400 टू 550 डिग्री सेल्सियस होता है। अब ये जो सा टेम्परेचर होता है ये बेसिकली करता क्या है, जो एक्टिवेशन एनर्जी होगी उसको क्या कर देगा, कम कर देगा। एक्टिवेशन एनर्जी जब कम हो जाएगी तो हमारा जो रेट ऑफ रिएक्शन होगा वो इंक्रीज कर देगा ऑटोमेटिकली, और जिससे हमारी जो अमाउंट ऑफ प्रोडक्ट होगी वो हाई हो जाएगी। और ये जौन सी कैटालिटिक क्रैकिंग होती है, अगर हम इसको कंपेयर करें थर्मल क्रैकिंग से, तो जो कैटालिटिक क्रैकिंग की यील्ड होती है ये ज़्यादा होती है एज कम्पेयर टू थर्मल क्रैकिंग। अब फर्दर हम जो कैटालिटिक क्रैकिंग है, अगर हम इसकी टाइप्स को स्टडी करें तो जो कैटालिटिक क्रैकिंग है इसकी भी फर्दर 2 टाइप्स हैं। एक तो है कि फिक्स्ड बेड कैटालिटिक क्रैकिंग और दूसरी है मूविंग बेड कैटालिटिक क्रैकिंग। तो पहले हम बात करते हैं फिक्स्ड बेड कैटालिटिक क्रैकिंग की। जो जो लफ्ज़ फिक्स्ड है इसका मतलब है यानी कि जो हमारे पास यहाँ पे कैटलिस्ट होगा वो फिक्स होगा, कैटलिस्ट जौन सा होगा वो मूव नहीं कर सकेगा। तो इसमें क्या होगा, अगर लेट्स सपोज हैवी ऑयल है, हैवी ऑयल हैज मार्क्ड यील्ड अंडरगो क्रैकिंग अंडर, इसमें जो टेम्परेचर हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। तो जो फिक्स्ड बेड कैटालिटिक क्रैकिंग है इसमें जो टेम्परेचर होगा वो 400 टू 550 डिग्री सेल्सियस होगा, और इसमें जो प्रेशर अप्लाई करेंगे हम, दैट विल बी 1.5 kg पर सेंटीमीटर स्क्वायर।
और इसमें जो सा हमारे पास हैवी ऑयल होगा वो 40% ऑयल हमारे पास कन्वर्ट होगा गैसोलीन के अंदर, और 2% हमारे पास प्योर कार्बन बनेगी, और जो रिमेनिंग 58% होगा वो हमारे पास दूसरी फ्रैक्शंस में कन्वर्ट हो जाएगा। अब फिक्स्ड बेड जो कैटालिटिक क्रैकिंग है, इसमें मेन प्रॉब्लम क्या होती है? इसमें मेन प्रॉब्लम ये होती है कि इसमें जो सा कैटलिस्ट होता है वो शेल्फ्स में प्रेजेंट होता है। ये जो से हमारे पास लेट्स सपोज ये जनरल रिप्रेजेंटेशन है, ये हमारे पास इनलेट पॉइंट है जहां से हम अपना जो ऑयल वगैरह होता है या पेट्रोलियम होता है उसको एंटर करवाते होते हैं। ये जो भी हमारे पास हाइड्रोकार्बन है उसको हमने जिसकी कैटालिटिक क्रैकिंग करवानी है, तो ये जो सी शेल्फ्स बनी हुई है इन शेल्फ्स पे हमारा कैटलिस्ट प्रेजेंट होता है, और जो कैटलिस्ट है वो फिक्स होता है, यानी कि कैटलिस्ट जोन सा वो मूव नहीं कर सकता। तो होता क्या है कि जब ये जोन से 2% कार्बन बन रही है ये वाली, अब बेसिकली होता क्या है कि ये जोन सी 2% कार्बन होती है, ये जोन सी शेल्फ्स होती हैं, ठीक है, ये जोन सी शेल्फ्स होती हैं, ये इन शेल्फ्स की सरफेस को क्या कर लेती है? कवर कर लेती है, जिसकी वजह से जोन सा कैटालिस्ट होता है वो काम करना छोड़ जाता है, और हमारी फिर जोन से रिएक्टेंट और प्रोडक्ट है उनमें फर्क नहीं रहता, और वो दोनों सेम होती है, और ये हमारा फिर जोन सा प्रोसेस होता है ये यूजलेस हो जाता है। ठीक है, क्योंकि हमारा बेसिकली कैटालिस्ट का काम क्या था कि वो एक्टिवेशन एनर्जी को लोअर करेगा और रेट ऑफ रिएक्शन को इंक्रीज करेगा, लेकिन अगर कैटालिस्ट काम करना छोड़ जाएगा तो हमारा जो रिएक्टेंट और प्रोडक्ट होगा वो दोनों सेम हो जाएंगे, और जो हमारा जो ओवरऑल रिएक्शन होगा वो यूजलेस हो जाएगा। ठीक है, वजह क्या है कि जो कार्बन हमारे पास बनती होती है इसके दौरान जो जोन से 2% कार्बन है, ये शेल्फ के अंदर ऊपर जो कैटलिस्ट है वो उसको कवर कर लेती है, जिसकी वजह से कैटलिस्ट काम करना छोड़ जाता है। तो इसका बेसिकली सोल्यूशन क्या होता है कि हम कार्बन के साथ क्या करते हैं? फ्लेम को बर्न करते होते हैं, जिसकी वजह से ऑक्सीजन होती है। तो ऑक्सीजन क्या करती है? ये कार्बन के साथ मिक्स होती है और कार्बन डाइऑक्साइड बना देती है, और कार्बन डाइऑक्साइड हमें पता है गैस है और जो कि रिमूव होती रहती है। इस तरह से जो हमारा पास कैटलिस्ट है वो कार्बन से क्या होता है? प्रिवेंट हो जाता है, और जो कैटलिस्ट होता है वो कंटिन्यूसली अपना वर्क करता रहता है। हार्स चाहिए होते हैं हर बैच को रिपीट करने के लिए। ठीक है, नेक्स्ट जो सेकंड टाइप है कैटालिटिक क्रैकिंग की वो है मूविंग बेड कैटालिटिक क्रैकिंग। अब मूविंग बेड कैटालिटिक क्रैकिंग ये लेटेस्ट टेक्निक है, क्योंकि इसमें जो सा कैटालिस्ट है वो मूव कर सकता है, यानी कि कैटालिस्ट जो सा होता है वो फिक्स नहीं होता, और इसकी जो अमाउंट ऑफ प्रोडक्ट होती है वो बहुत ज़्यादा होती है। इट मीन्स कि ये जो सा प्रोसेस होगा ये बहुत ज़्यादा सूटेबल होगा। अब कैटालिस्ट जो सा होता है उसको हम सबसे पहले क्या करते हैं? उसको पाउडर फॉर्म में डिवाइड करते होते हैं, और उसको फिर मिक्स करते होते हैं हैवी ऑयल के साथ, और इसको फिर हम कैटालिटिक चैम्बर में पंप करते होते हैं। इसका बेसिकली हमें पता है कि जो स्मॉल पार्टिकल्स होते हैं उनका उसका बेनिफिट क्या होता है? इसका बेनिफिट एक ये भी होता है कि इसको हम इजीली पाइप या पंप के थ्रू पंप कर सकते हैं हैवी ऑयल में, या इसको हम पाइप के थ्रू इजीली ट्रैवल कर सकते होते हैं, जबकि जो लार्ज साइज होगा उसको ट्रैवल करना मुश्किल होगा, और उसको हम पाइपिंग के थ्रू जोन सा है वो ट्रांसपोर्ट या ट्रैवल नहीं करवा सकते। अब ये जोन सा हमारे पास मूविंग बेड कैटालिटिक क्रैकिंग है, इसमें कैटालिस्ट कौन से होते हैं? इसमें कैटालिस्ट होते हैं एल्यूमिनियम सिलिकेट्स प्लस हैवी ऑयल, यानी कि एल्यूमिनो सिलिकेट जो होते हैं Al2O3 प्लस SiO2, इसको हम मिक्स करते होते हैं हैवी ऑयल के अंदर, और ये हमारे पास कैटालिस्ट के तौर पे वर्क करता होता है। जबकि जो प्रेशर होता है वो नॉर्मल होता है 1 to 5 atm, और इसके अंदर हम एक्स्ट्रा प्रेशर को अप्लाई नहीं करते होते, जबकि जो टेम्परेचर होता है वो हम रखते हैं 550 डिग्री सेल्सियस। अब ये जो सा मूविंग बेड कैटालिटिक क्रैकिंग है इसमें हमारे पास प्रोडक्ट क्या बनती होती है? इसमें हमारे पास 60 to 80% हैवी ऑयल कन्वर्ट होता है गैसोलीन के अंदर। अगर हम फिक्स्ड बेड की बात करें तो जो फिक्स्ड बेड कैटालिटिक क्रैकिंग थी उसमें जोन से था उसके अंदर 40% जो हैवी ऑयल था वो कन्वर्ट हुआ था गैसोलीन के अंदर, जबकि अगर हम मूविंग बेड की बात करें कैटालिटिक क्रैकिंग की बात करें तो इसमें हमारे पास 60 to 80% हैवी ऑयल कन्वर्ट हो रहा है गैसोलीन या पेट्रोल के अंदर। इसका मतलब है जो मूविंग बेड कैटालिटिक क्रैकिंग है ये लेटेस्ट टेक्निक है, और इसके अंदर जो अमाउंट ऑफ यील्ड है वो बहुत ज़्यादा मैक्सिमम है। ठीक है, और इसमें भी वही इशू सेम होता है जो हमारे पास मूविंग फिक्स्ड बेड कैटालिटिक क्रैकिंग में था कि जो 2% कार्बन प्रोड्यूस होती है वो कैटालिस्ट को कवर करती है, और जिसकी वजह से जो कैटालिस्ट होता है वो काम करना छोड़ जाता है। तो इसमें हम वही सेम काम करते होते हैं कि हम ऑक्सीजन को पास करवाते होते हैं, जिसकी वजह से कार्बन और ऑक्सीजन मिलते होते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड में कन्वर्ट हो जाता है, और जो कार्बन डाइऑक्साइड होती है वो गैस की फॉर्म में फिर क्या हो जाती है? वो रिमूव हो जाती है। तो इस तरह से हमारे पास जो फिर कैटालिस्ट होता है वो प्रॉपर वर्क करता है। ठीक है, और वो एक्टिवेशन एनर्जी को लोअर करके जो रेट ऑफ रिएक्शन होता है उसको इनहांस करता है, और जो अमाउंट ऑफ प्रोडक्ट होती है उसको भी इंक्रीज कर देता है। तो ये था हमारा आज का लेक्चर जिसमें हमने क्रैकिंग और रिफॉर्मिंग को स्टडी किया है, और कैटालिटिक क्रैकिंग की हमने 2 टाइप्स पढ़ी हैं, थर्मल क्रैकिंग एंड कैटालिटिक क्रैकिंग। और फिर हमने थर्मल और कैटालिटिक की टू टाइप्स को पढ़ा है। थर्मल क्रैकिंग की भी 2 टाइप्स थी और कैटालिटिक क्रैकिंग की भी 2 टाइप्स थी। थर्मल क्रैकिंग के लिक्विड फेज थर्मल क्रैकिंग थी और वेपर फेज थर्मल क्रैकिंग थी।
जबकि जो सा कैटालिटिक क्रैकिंग थी, इसकी जो सी टू टाइप्स थी, वो एक तो थी फिक्स्ड बेड कैटालिटिक क्रैकिंग और दूसरी मूविंग बेड कैटालिटिक क्रैकिंग थी। अगर आपका कोई क्वेश्चन हो तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। ओके, थैंक यू, अल्लाह हाफिज़।